नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। उत्तराखंड के जोशीमठ में उन होटलों को तोड़ने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है जो झुक चुके हैं, क्योंकि उनके नीचे की बुनियाद जो है वो जमीन छोड़ चुकी है और नीचे जमीन धंस रही है। तो सबसे पहले होटल मलारी इन को तोड़ा जाना शुरू हुआ है, जो बिल्कुल जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर है, और इसे तोड़ने के लिए वहां पर विशेषज्ञों की टीम है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के विशेषज्ञ पहुंचे हैं और पूरी कोशिश है कि ऊपर से इस इमारत को एक एक कर तोड़ा जाए मैन्युअली, यानी हाथ से, हथौड़ी और छेनी की मदद से, ताकि बड़ा मलबा एकदम से नीचे न गिरे और आसपास जो रिहायशी घर हैं उन पर उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। तो होटल मलारी इनको तोड़ने का काम शुरू हो गया है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस की टीमें मौजूद हैं। विशेषज्ञों की देखरेख में पूरा काम हो रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला वहां है। सौरभ, ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन चिंता की बात यह है कि आसमान में बादल दिख रहे हैं। क्या बारिश की आशंका आपको लग रही है कि बारिश हो सकती है? बिल्कुल बारिश का फोरकास्ट है और बारिश हल्की फुल्की हुई भी बीच में। और सबसे बड़ी बात सुशील यही है, मौसम जो सबसे बड़ा समस्या है इस समय प्रशासन के सामने भी और यहाँ के लोगों के सामने भी, जो खासकर वो परिवार जो अपना घर छोड़ चुके हैं, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिनके लिए जीवन यापन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो हम तस्वीरें देख लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपरी माले पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं जो धीरे धीरे करके बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस होटल मलारी इनको तोड़ रही हैं और इसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। तो ये बहुत आराम से किया जाएगा। सीबीआरआई ने लिख के दिया है कि अगर आपने विस्फोट किया, आपने बुलडोजर चलाया, तो ये बहुत हानिकारक और आसपास के लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि आसपास 20 से 25 घर हैं जो कि इसकी जद में आ जाएंगे। इसके अलावा और जो मुश्किल पैदा करने वाली बात है कि इन 2 होटलों के अलावा 2 होटल और हैं जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें एक होटल ज्योति, उसके बगल में भी होटल है, उनमें भी दरारें आ गई हैं। यहाँ भी आगे 2 होटल हैं जिनके होटलों में दरारें आ गई हैं। तो दिन प्रतिदिन दरारें बढ़ती जा रही हैं। कुछ सेंटीमीटर की दरारें कुछ फुट की हो रही हैं और फिर कई जगह तो जमीन धंसने लग गई है, कमरे धंसने लग गए हैं। तो ये सब यहाँ पर हो रहा है। और अब बात करते हैं मौसम की। अब देखिए, ये पहाड़ पे आपको बर्फ नजर आएगी, हमारे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे। ये पहाड़ पे बर्फ जो आपको नजर आ रही है हल्की फुल्की, ये कल रात में पड़ी है और वहां पर आपको बादल नजर आ रहे होंगे। यहाँ के जो जानकार हैं, इनका कहना है कि धीरे धीरे जो है बादल नीचे आएंगे और जोशीमठ में भी कभी भी तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ये वो समय भी है, जाहिर सी बात है, यही वक्त है जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। तो ये उसकी भी एक आशंका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक मुआवजे को लेकर के सहमति बन गई, कम से कम कुछ तो शुरू हुआ, क्योंकि अगर ये दोनों होटल गिरते तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है लोगों के लिए और प्रशासन के लिए भी। अभी तक कोई भूधसाव से भवन गिरा नहीं है पूरी तरीके से, जो एक गनीमत की बात है। लेकिन आगे ऐसा नहीं हो, किसी गारंटी नहीं है और ये होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अब जैसे कि आज हम जिन घरों में गए, वहां देखा हमने, वहां दरारें हर रोज बढ़ रही हैं। लोग खाली तो कर रहे हैं अपने घर, गुरुद्वारा में, नगर पालिका में, स्कूलों में जो राहत शिविर हैं वहां पर वो लोग रह रहे हैं। लेकिन वहां पर भी जो शौच की व्यवस्था है, खाने की चीजें हैं और ठंड इतनी ज्यादा है, जो लोग अपने घर में रह रहे हैं उनके लिए एक फौरी इंतजाम तो हो सकता है सुशील, लेकिन हमेशा के लिए अपना जीवन बसर नहीं कर सकते हैं। और जो आज मुख्यमंत्री ने भी हमसे बातचीत में कहा है कि उनको समस्या सबसे बड़ी इस बात की है, ये विस्थापन तो हो जाएगा, लेकिन जो आगे आर्थिक पहलू है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा इलाका जोशीमठ का, ये उत्तराखंड पर्यटन पर निर्भर करता है। अब यहाँ के ज्यादातर जो लोग हैं, जो 6 धाम की यात्रा शुरू होगी, बद्री धाम का गेटवे है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इस इलाके को, कि यहाँ के लोग एक ठहराव है, एक पड़ाव है, यहाँ लोग रहते हैं, होटल चलता है, सामान ढुलाई का काम होता है। 6 महीने बद्रीनाथ जी को यहाँ लाया जाता है, नरसिंह मंदिर में वहां पूजा अर्चना होती है। तो इन तरीकों से, इन तमाम जरियों से यहाँ के लोगों की रोजंदारी चलती है, पैसे मिलते हैं, तो उनका घर चलता है। अगर वो बंद हो गया तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड प्रशासन और सरकार के लिए। यही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डर ना फैलाएं। 25% घर हैं जहां पर दरारें आए हैं, पूरा जोशीमठ नहीं धंस रहा है, लेकिन धंस तो रहा है, दरारें बढ़ तो रही हैं। और जो 280 घर थे वो 400 हुए, फिर 500 हुए, अब 728। अब आगे सर्वे आई तो हो सकता है और ज्यादा भी हो जाए, दरारें गहरी भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं जोशीमठ टिकिंग बॉम्ब है। तो फिर हमें तस्वीरें देखते हैं कि अब ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर
हम यहाँ दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर सीबीआरआई की टीमें भी हैं और जब मुख्यमंत्री ने आज बैठक करी तो उसमें विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई थी, वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम थी, साइंटिस्ट थे, जिनसे सीएम ने बोला है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट दीजिए और ये बताइए कि ये भूदसाव हो क्यों रहा है। क्योंकि यहाँ के जो लोकल थे वो दोष देते हैं एनटीपीसी को, लेकिन उसके लिए अभी तक वैज्ञानिक कोई तथ्य सामने निकल नहीं आया। तो ये तो होटल डिसमेंटल होने में टाइम लगेंगे, लेकिन जब और होटल में दरारें आ रही हैं वो एक और समस्या की और चिंता की बात है। जी शुक्रिया सौरभ, इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं और वास्तव में चिंता करने वाली स्थिति है। इस वक्त मेरे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए दो जाने माने वैज्ञानिक हैं। प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल हैं जो भूविज्ञानी हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, और आपने इस इलाके को बहुत अच्छे से मापा है। एक जो इलाका है आप जानते हैं कि किस तरह की चट्टानें वहां हैं, किस तरह वहां की जमीन जो है व्यवहार करती है। और हमारे साथ डॉक्टर विनीत गहलोत हैं जो जाने माने भूकंप विज्ञानी हैं और चीफ साइंटिस्ट हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के। आप भी जानते हैं यहां धरती के अंदर क्या हलचल है और दोनों ही जो पहलू हैं उन पर बात करनी जरूरी है। सबसे पहले सुंदरियाल साहब, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो चिंता है अभी 25% घर जो हैं वो उन्हीं में क्रैक्स आए हैं, ये जो 25% है ये बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा आपको लगता है, या ये रुक जाएगा? या कई बार होता है कि किसी एक इस तरह के जोन में कुछ देर तक अस्थिरता आई और फिर उसके बाद स्थिर हो गया माहौल, तो ऐसा लग रहा है आपको या ये बढ़ेगा अभी? सुशील जी, सबसे पहले तो नमस्कार, और आपने बहुत अच्छी इसको कवर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो है ये अभी धंसाव फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आपको आपकी आवाज आ रही है। जी जी, तो मुझे तो लगता है कि अभी ये कुछ दिनों और रहेगा। और कल भी मैं एक चैनल पे बैठा था, सबसे बड़ी समस्या आज हो ये रही है कि जब हम ये कह रहे हैं कि जोशीमठ की जो सरफेस है उसके अंदर जब पानी गया तो उसकी वजह से ये धंसाव हो रहा है, ये सब्सिडेंस जो है उसकी वजह से हो रहा है। तो दरअसल में लोकल लोग अब जिनका नुकसान हुआ है वो इस समय ऐसे माहौल में नहीं है। वो लोग ये मानते हैं कि सबसे बड़ा योगदान एनटीपीसी का है। एनटीपीसी को हम भी कहते हैं कि एनटीपीसी का भी योगदान उसमें होगा, लेकिन जो ड्रेनेज की बात मैं बार बार मैंने कई चैनलों पे कही है कि जो वहां का ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं है। कई ऐसे हमारे पास नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स हैं ऊपर, जो कि हो सकता है कि सब सरफेस हो गए हों, अंडरग्राउंड चले गए हों। और ये सबको पता है कि जोशीमठ की बुनियाद जो है एक पहले पुरानी लैंडस्लाइड पे है, जिसमें कि फाइन मटेरियल भी होता है, बड़े बोल्डर भी होते हैं। और फाइन मटेरियल जब नीचे धंसता है तो बड़े बोल्डरों की पोजीशन भी जो है उसमें वो उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं, जो जमीन वहां पे जो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, और उनके ऊपर बिल्डिंगें हमारी बनी हुई हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है बगैर पानी की वजह से नहीं है। और जोशीमठ में भी मारवाड़ी के नीचे से लगातार जो पानी आ रहा है वो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सोर्स ऐसा है कि जो पानी जो है वहां पानी सबसे बड़ा कारण बन गया है। हालांकि ये वो समय है, ये वो मौसम है जब बारिश नहीं हो रही है, ठंड भले कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन अभी तक बारिश कल मैं सुन रहा था समाचार में, कल थोड़ा सा बारिश हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारा बरसात का मौसम होता है ऐसा कुछ नहीं है और उसमें ये धंसा हो रहा है। जी, और अगर बारिश होती है और मान लीजिए तेज बारिश होती है, जो इस इलाके में आम है कि कई बार तेज बारिश 1-2 दिन तक भी रह सकती है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी ये अब समय है जिससे कि यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, तो हो सकता है कि जो पानी निकल रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाए और उसके बाद और ज्यादा जमीन धंसनी शुरू हो। यस, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जो क्रैक्स बड़े बड़े हैं उन क्रैक्स के अंदर भी फिर पानी जाएगा, और जो जिस सोर्स से आ रहा है पानी उसमें भी डिस्चार्ज बढ़ सकता है। जी, मेरे साथ गहलोत साहब भी हैं। गहलोत साहब, आप लोगों ने बहुत जगहों पर जीपीएस इंस्ट्रूमेंट्स लगाए और ये देखने के लिए कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या बदलाव आता है उन इलाकों में, लेकिन अब ये भी दिख रहा है आपको जीपीएस से कि टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं, लैंडस्लाइड के खिसकने की वजह से भी कई जगहों पर बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो लैंडस्लाइड हो रही है जोशीमठ में, क्या ये आपको लगता है कि रुक सकती है, या एकदम से बहुत सारे लोगों को ये डर है कि एकदम से कहीं जोशीमठ का बड़ा इलाका नीचे तो नहीं आ जाएगा? धन्यवाद सुशील जी। सुशील जी, आपके सवाल एक्चुअली 3 सवाल हैं।
सवाल एक तो ये है कि ये कितना बड़ा इलाका है जो कि पूरा स्लिप कर रहा है। तो मैं आपको जानकारी दूं कि एक हमारी जीपीएस साइट है ओली में, जोशीमठ के ठीक ऊपर ही है वो, और ओली में आपको कोई मोशन दिखाई नहीं देता है। तो यानी कि जो भी कुछ स्लिप हो रही है, जो कुछ भी ये चल रहा है, ये जोशीमठ के इलाके तक ही सीमित है। जो नीचे वाला पार्ट है वहीं तक सीमित है। और ये फ्रेगमेंटेड लैंड मास है, फ्रेगमेंटेड लैंड मास है, आपका कहने का मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेड लैंड मास है। और ये अक्सर देखने को मिलता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्पर है या पर्टिकुलर कोई स्लोप है, वो फेल करना शुरू होता है, और वो अगर वो पूरा फेल हो जाए तो लैंडस्लाइड कह देंगे हम आप उसको। तो पहला सवाल तो ये है कि ये एक बहुत ही सीमित लैंड मास है जो कि स्लिप कर रहा है। अभी मैं शायद एनआरसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि उन्होंने इंसार करके बताया है कि कौन सा इलाका है जो कि स्लिप कर रहा है, और वो उसमें साफ है कि हाँ, जोशीमठ का ओली तक का कोई उसमें इलाका नहीं है, केवल जोशीमठ का इलाका है वो जो कि स्लिप कर रहा है। अब दूसरा सवाल कि ये कब तक चलेगी और कब से चल रही है, ये सवाल बहुत बड़ा है। ये कब से चल रही है इसका जवाब फिर से अगर आप सैटेलाइट इमेजरी को देखेंगे, पुरानी इमेजरी को उठा के उसके बाद फिर इंसार करेंगे, तब आपको पता लगेगा कब से चल रही है। बट मेरा ये मानना है कि हो सकता है ये काफी पहले से चल रहा हो। वो बात दूसरी है कि इसकी गति जो है वो कम रही होगी, लेकिन अब शायद ज्यादा गति बढ़ गई है। ये कब तक चलेगा इसके बारे में कोई अनुमान लगाना बिल्कुल बहुत ही मतलब ये एक क्राइम होगा और मैं इसके बारे में कुछ कह दूं कि साहब ये रुक जाएगा, ये चल जाएगा, ये इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम लोग अभी भी देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बटवाड़ी वाली साइड जो है वो अभी भी पिछले 2007-9 से और अभी तक वो धीरे धीरे खिसक ही रही है। तो और लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो पूरी खिसक जाएगी या कब खिसक जाएगी, लेकिन ये कब रुक जाएगी इसका भी कोई पता नहीं। जी, और इस सब के बीच में फिर वही मैं बार बार लेकर आता हूं, और जो मेरे को लगता है कि इस बात को बताना चाहिए कि भवनों को इस तरह से बनाए कि इस इलाके की जो जमीन की अंदरूनी बनावट है और ऊपरी बनावट है उसके हिसाब से वो हो, ताकि गिरे नहीं, आसानी से टूटे नहीं, लचीलापन हो। प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक भूमिका निभाती है, हालांकि इस सब्सिडेंस के पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, ये आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स एक डीप सरफेस प्रोसेस है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि प्लेट टेक्टोनिक्स ही पहाड़ों को बनाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स ही ये जो इनके जो स्लोप है उनको स्टीप करती है या जेंटल करती है। लेकिन तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इनडायरेक्टली इसमें शामिल है, लेकिन किसी स्लोप का फेलियर होना वो खाली प्लेट टेक्टोनिक्स पर डिपेंड नहीं करता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसका अपना खुद का स्लोप है, उसमें अपनी रॉक टाइप है, उसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, जो चाहे वो कटाव का बात हो चाहे पानी की बात हो, तो उसमें और बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। जी, सुंदरिया साहब, किस तरह की चट्टानें इस इलाके में हैं? मैं अगर अपने भी रुचि के लिए या लोगों की रुचि के लिए, किस तरह की चट्टानें इस इलाके में हैं? कई इलाके ऐसे होते हैं बहुत सॉलिड रॉक होती है, यहां लैंडस्लाइड वाला जोन है, सॉलिडिफाई पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन कहीं क्या नीचे कोई सॉलिड रॉक मिल सकती है जिससे कि लैंडस्लाइड रुक जाए? इस तरह का कुछ है कोई संभावना? लोग एक संभावना ही ढूंढना चाहते हैं। संभावना ही नहीं, वहां पे सॉलिड रॉक हैं, हम इसको हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन रॉक बोलते हैं, और क्रिस्टलाइन रॉक काफी ठीक ठाक रॉक है। हालांकि उसमें अगर क्रैक्स और फ्रैक्चर्स हो तो फिर वो वीक हो सकती है, लेकिन उसके जोशीमठ की जो जियोलॉजी है टेक्टोनिकली तो वो बड़ा सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि एक तरफ उसका मुनस्यारी थ्रस्ट है, दूसरी तरफ वैकृता थ्रस्ट है, दोनों थ्रस्ट के बीच में बैठा हुआ एक है जोशीमठ, जहां तक मैं टेक्टोनिक की अगर बात करूं। लेकिन अभी टेक्टोनिक एक्टिविटी इतनी नहीं है कि उससे जो है ये सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे जो रॉक हैं वो रॉक इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन जो जोशीमठ है, फिर मैं एक बार उस बात को दोहराना चाहूंगा कि जोशीमठ के नीचे जो रॉक है वो लगभग मुझे लगता है कि 150-200 मीटर होगी, और उसके ऊपर जो 150 मीटर मैं अंदाज से कह रहा हूं, इसमें जो है वो लैंडस्लाइड का मटेरियल है। जी, और एक और बहुत छोटा सा सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। हम
लगातार मैं इस पर जो रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि ये पूरा इलाका हम वहां शुरुआत मान सकते हैं जहां से मानसून एक तरीके से हिमालय से, हायर हिमालय से टकरा कर लौटना शुरू करता है। इसके बाद आपको टॉपोग्राफी चेंज दिखती है, वहां पर आपको इतनी हरियाली बाद में आगे जब आप मलारी से आगे जाते हैं तो नहीं मिलती। तो ये भी है कि इस इलाके में बारिश के जो मानसून है वो भी काफी ज्यादा थ्रस्ट, काफी ज्यादा टक्कर, मतलब एक तरह से बारिश के बादलों की बारिश की होती है, जिसका असर इसके इस पूरे लैंडमास पर पड़ता है। जी जी जी, इसको हम ओरोग्राफिक बैरियर कहते हैं और हमारे पास दो ओरोग्राफिक बैरियर हैं। एक तो हम शिवालिक की बात करते हैं, देहरादून और ऋषिकेश वाला जो ये इलाका है, और दूसरा ओरोग्राफिक बैरियर हमारा जो है जो मुनस्यार, जो हमारा एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, उससे पहले जो है वहां से अब्रप्ट जो है अचानक जो हमारी सड़क है वो उठती जाती है। तो ये ओरोग्राफिक बैरियर है और यहाँ पे रेनफॉल निश्चित रूप से ज्यादा होता है। जी, और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जब मानसून के बादल हिमालय की तरफ आते हैं तो हिमालय की ऊंचाई इतनी है कि टकराकर वापस लौटते हैं, उसके बाद मानसून वापस लौटता है। तो ये जोशीमठ और इसके आसपास इतने ऊंचे पहाड़ियां शुरू होते हैं या हायर हिमालय वहां से शुरू होता है कि मानसून के बादल अंत में वहां से टकराकर लौटने शुरू होते हैं। आप ये मान सकते हैं कुछ उस पार भी जाते हैं, और इसलिए जो आखिरी टक्कर आप कह सकते हैं मानसून के बादलों की ताकत की है वो इस पूरे इलाके से होती है। और वो भी एक वजह है कि वहां पर तेज बारिश होती है मानसून के दिनों में, और वो सीपेज होता है, पानी जो है वो बहता है। हमने पानी के जो नेचुरल कोर्स है उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। सोक पिट्स जो है वो भी अपने आप में, लोगों ने घरों के नीचे सोक पिट्स बनाए हैं, उसमें भी पानी जाता है। वो भी एक कहीं ना कहीं भूमिका निभाता होगा गहलोत साहब। बिल्कुल बिल्कुल, सजाल साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, आप किसी भी, कहीं भी शहर में भी देख लो, कहीं भी देख लो आप, तो ड्रेनेज सिस्टम ये जितना भी स्लिप होती है, जितने भी सब्सिडेंस होता है, बेसिकली क्या है कि रॉक्स आपकी स्लिप कर रही हैं, और रॉक स्लिप करने के लिए जो पानी है, जिसको कि हम फिजिक्स में जब उसको कन्वर्ट करें, पोर प्रेशर की बात करते हैं, तो पोर प्रेशर जैसे ही स्लिप सरफेस में बढ़ेगा, स्लिप होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो जितने भी हमारे जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसमें पानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक्स हो, अर्थक्वेक अकरेंस प्रोसेस हो या लैंडस्लाइड हो, उसमें पानी की बहुत ज्यादा भूमिका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का। आप दोनों हिमालय नापते रहते हैं, आसमान से भी और जमीन से भी, लेकिन इस तरह की समस्याएं न आती और आपकी बातों पर सरकारें थोड़ा और ध्यान देती अपनी नीतियों को बनाने में, तो कितना बेहतर होता। तो अभी इस खास मुद्दे पर इतना ही। एक ब्रेक का समय, और ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खास खबरों पर। और अब खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 163 करोड़ की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने भेजा है। नोटिस में अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के भीतर 163 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है। दरअसल पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015 से 2016 में विज्ञापन हुए खर्च की वसूली करने के लिए कहा गया था। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस जारी किया है। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पे नाजायज कंट्रोल का, कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था, और वो 163 करोड़ रुपए की रिकवरी आम आदमी पार्टी से व्यवस्था कर रही है, एजेंसीज कर रही है, जिसके जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है। तो आप बौखलाए हुए हैं। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो, और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था,
उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ऐलान किया था कि जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उसमें पूजा पाठ और दर्शन हो सकेंगे। इसके बाद अब जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन सबसे पहले सड़कों का चौड़ीकरण कर रहा है ताकि भविष्य में आने वाले जो ट्रैफिक है, लोगों की संख्या है, उसमें कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा ना हो। सड़कें चौड़ी करने के लिए कुछ तोड़फोड़ भी की जा रही है, कुछ मकानों पर भी जो है निशान लगाए गए हैं, उन्हें गिराया जा रहा है। इससे काफी लोग नाराज भी हैं। उनका कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको उचित मुआवजा दे दिया गया है। डीएम का कहना है कि लोग खुद ही अपने मकान दुकान तोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं ताकि सड़क को चौड़ा किया जा सके। और आपने देखा होगा कि जन्मभूमि पर वो 5 मीटर चौड़ी थी और हम लोग सबसे बात करके आज की डेट में वो 30 मीटर और 24 मीटर चौड़ीकरण हो रहा है, जो कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। सिविल कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया। उसी प्रकार भक्ति पथ में हम लोग सभी से संवाद कायम करते हुए उन लोग कई दुकानदारों ने खुद अपने दुकान को तोड़ा फिर बनाया भी, तो सबसे संवाद करते हुए भक्ति पथ में भी हम लोगों ने लगभग 95% काम करते हैं कंप्लीट कर दिया। तो हमारे सभी व्यापारी बंधु भी आगे आना चाहते हैं और पीडब्ल्यूडी की हमारी टीम, राजस्व की टीम संयुक्त रूप से प्रत्येक दुकान पे जाएगी और उसका निरीक्षण करते हुए उसको मुआवजा को देगी। तो अयोध्या में अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी होगा। तो इसके लिए दुकान भी जद में आ रही है और मकान भी। दुकानदार क्या कह रहे हैं जिनकी दुकानें तोड़े जाने की नौबत है, सुनते हैं। ये जमीन दूसरे कब्जेदारी के हैं और जमीन दूसरे की है और परेशान हमको भी करते हैं लोग। हम किराएदार हैं। आपकी क्या मांग है इसके लिए? हमारी मांग है जो पैसा उचित हो दे दें, सरकार भी तकलीफ न हो, सरकार को भी तकलीफ न हो। मकान मालिक को पैसा मत दिया जाए और जो किराएदार है उसको पैसा दिया जाए, क्योंकि वो गरीब है इसीलिए किराया रहता है। देखिए, हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, कहीं कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों को जीविका चलाने के लिए जो दुकानें हमारी बची हुई हैं उसके आगे जब उनका निर्माण कार्य नहीं चल रहा है तब तक के लिए हम लोग अपनी दुकानें लगा करके बैठे थे। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें थोड़ी सी रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी लगा रखी थी, लेकिन आज जिला प्रशासन के कुछ यहाँ पे दरोगा और कुछ सिपाही यहाँ पर आए और उन्होंने जबरदस्ती दुकान बंद कराने के लिए लोगों का सामान फेंकना शुरू कर दिया और बदी बदी गालियां देकर के दुकानदारों को इस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया कि हम आप तुम्हारी औकात दिखा देंगे। अब बताइए, हम दुकानदार लोग अगर अपनी दुकान लगा के बैठे, सजा के बैठे हैं, हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम कहीं आगे नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर जिला प्रशासन इस तरीके से रवैया हमारे साथ अपनाएगा तो हम दुकानदार लोग क्या करेंगे? हम लोगों को रोजी रोटी का सवाल है और हम लोग अगर 2 पैसा नहीं कमाएंगे हमारे घर की रोजी रोटी कौन चलाएगा? और अब खबर बिहार से। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। नफरत देश को महान नहीं बनाएगी, मोहब्बत देश को महान बनाएगी। तो कुछ उन्होंने अच्छा भी कहा और कुछ उनके व्यक्तिगत विचार भी हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। और अब चलते हैं कर्नाटक के हुबली, जहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। मैसूरू के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। स्वामी जी का भारत भ्रमण
इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी, एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में उनकी साथी संगोली रायण्णा, ऐसे वीर योद्धा भी जिनके तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव डोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं, ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमन थप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत, अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। बेंगलुरु में 2 दिन पहले एक मेट्रो का पिलर गिरा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद अब वहां के शूले सर्किल पर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। इसमें एक बाइक सवार घायल हो गया। खास बात यह है कि यहां भी करीब ही मेट्रो का काम चल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नेहाल किदवाई।
देखिए कितना बड़ा गड्ढा ये सड़क के बीचों बीच है। ये जो रोड है ये टाउन ब्रिगेड रोड कहलाता है, शूले सर्कल से मिलता है और शूले सर्कल को क्रॉस करने के बाद बेंगलुरु के सबसे पुराने बाजारों में से एक जॉनसन मार्केट आता है। तो देखिए गड्ढा कितना गहरा है। यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो का ट्रैक बिछाने का काम यहाँ पे चल रहा है, टनल की खुदाई हो रही है कई जगहों पे। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो बन रहा है जो कि यहाँ से उसी नागवारा की तरफ जाएगा जिस नागवारा पे कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको याद होगा कि वहां मेट्रो का एक पिलर गिर गया था, जिसके निर्माणाधीन पिलर, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई थी, एक बच्चे की जान गई थी और साथ ही साथ उसकी मां की भी जान गई थी। ये जो इलाका है देखिए इसमें अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये सीधा स्ट्रेट जॉनसन मार्केट की तरफ जाता है। हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बाईं तरफ की जो सड़क है वहां का काम पूरा हो चुका है और यहाँ अंडरग्राउंड काम चल रहा है। लेकिन बेंगलुरु में ऐसा क्यों हो रहा है, ये चिंता की बात है, क्योंकि आप दिल्ली के चावड़ी बाजार को ले लें और दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो काफी कंजेस्टेड इलाके रहे हैं, वहां पर मेट्रो वर्क हुआ, अंडरग्राउंड हुआ, ऊपर भी हुआ, लेकिन कभी इस तरह की घटना वहां पर इस तरह से सामने नहीं आई। लगातार एक के बाद एक बेंगलुरु में दुर्घटनाएं हो रही हैं, जानलेवा भी हुई हैं। तो यह निश्चित तौर पर चिंता की बात है और ऐसे में जो विपक्ष है वो सरकार को आड़े हाथों ले रहा है कि 40% कमीशन का जो आरोप कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लगाया है उसको लेकर के काफी खींचतान सत्ता पक्ष और विपक्ष में शुरू हो गई है कि काम की गुणवत्ता में कमी इसी करप्शन की वजह से हो रहा है, ऐसा आरोप है विपक्ष का। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि बीएमआरसीएल का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के कि आखिर क्यों लगातार इस तरह की घटनाएं, इस तरह की दुर्घटना इस शहर में हो रही है। इस सड़क के नीचे 90 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रैक बनाया जा रहा है और इसी काम के दौरान ये जो सामने एक हेवी मशीन जा रही है जहां पर वो रुकेगी वहीं पर सड़क धंस गई। अच्छी बात यह है कि इस तरफ ये जो शूले सर्कल का जो रास्ता है वहां पर बैरिकेडिंग पहले से बीएमआरसीएल की तरफ से की गई थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। और इस बार ऑटो एक्सपो में कई नई चीजें देखने में आ रही हैं। कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस बार हैं, 4 व्हीलर भी, 2 व्हीलर भी। ऑटो एक्सपो में इस बार एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है जो सबका ध्यान खींच रहा है। मुंबई के एक बेस्ट स्टार्टअप लाइगर मोबिलिटी ने इस स्कूटर को तैयार किया है और इसकी खास बात यह है कि ये बिना स्टैंड के खड़ा हो सकता है। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर है। इस बार की ऑटो एक्सपो में आपने कई तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखी हैं। अब आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर दिखाते हैं जिसमें एक खास तरह का फीचर है। ये ऑटो बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसे तैयार किया है लाइगर मोबिलिटी ने, जो कि मुंबई बेस्ड एक स्टार्टअप है। तो ये वो स्कूटर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्कूटर की खास बात यह है कि ये ऑटो बैलेंसिंग फीचर के साथ है, जिसमें आप बिना पैर रखे इसको एक ही जगह पर बैलेंस कर सकते हैं। ये एक इसका खास फीचर है। और इसके अलावा अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो इसके अंदर आपको 60 किलोमीटर तक की जो है वो एक चार्जिंग रेंज दी गई है और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखिए कोई ऐसा स्कूटर हो जिस पर अगर आप बैलेंस कर सकें तो ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा जिनको चलाने में थोड़ी दिक्कत होती हो या फिर आप एक जगह पर रुक रहे हो तब भी एक ये फीचर जो है वो काम आ सकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये स्कूटर जो है वो सेल्फ बैलेंस करता है, ऑटो बैलेंस करता है। यहाँ पर इन्होंने एक स्विच दिया है जिसको आप ऑन करें तब ये फीचर इसका ऑन हो जाता है, जिसके बाद ये अपने आप एक जगह पर बैलेंस खुद को कर सकता है। इस स्कूटर के बारे में और जानते हैं हमारे साथ जो इसके को फाउंडर हैं विकास और आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आशुतोष आपसे जानता हूं कि ये जो आपकी कंपनी है, जो स्टार्टअप है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और ये आइडिया कहाँ से आया स्कूटर का आपको? हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर। इनिशियली हम लोग साइन IIT बॉम्बे में इंक्यूबेटेड थे। वहाँ से फिर हमें ये आइडिया आया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में काम करना है और ऑटो बैलेंसिंग एक बहुत डिफरेंशिएटेड फीचर है जो जैसा आपने बोला कि
ट्रैफिक में लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लर्निंग में लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो दैट वाज द आइडिया एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया एंड उसके बाद हमें काफ़ी इंक्यूबेशंस मिले हैं। ARAI इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट MHI इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस। बिल्कुल, तो ये स्टार्टअप है और इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसा एक स्कूटर बनाना चाहिए, तो इसको इन्होंने तैयार किया है। विकास भी हमारे साथ हैं, ये भी को फाउंडर हैं। विकास, इसकी रेंज हमने देखी, ये 60 किलोमीटर तक एक चार्ज में चल सकता है। और हाँ, जो बेस वेरिएंट है जिसे हम लाइगर एक्स बोल रहे हैं, उसकी 60 किलोमीटर की रेंज है। उसके अंदर डिटैचेबल बैटरी भी रहेगी, जिसको आप बेसिकली निकाल के ले जाके अपने घर पे या जहाँ पे भी आप चार्ज करना चाहते हैं स्कूटर से दूर, वो भी कर सकते हैं। लाइगर एक्स प्लस जो हायर एंड वेरिएंट है उसमें 100 किलोमीटर की रेंज रहेगी, थोड़ा बड़ा बैटरी पैक रहेगा, वो डिटैचेबल नहीं रहेगा। कब तक लॉन्च होगा और कीमत क्या होगी? ऑर्डर्स हम इस साल के मिड से एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। दिवाली के पहले डिलीवरीज आना शुरू हो जाएंगी। और कीमत 90,000। बेस वेरिएंट विल स्टार्ट फ्रॉम 90,000। चलिए, 90,000 से स्टार्ट होगा, उसके ऊपर और वेरिएंट्स होंगे। तो 90,000 से इसकी कीमत रखने के बारे में जो है इन्होंने सोचा है और इसकी डिलीवरीज भी जल्दी शुरू ये करेंगे। IITians हैं आप दोनों और एक क्रिएटिव आइडिया है इनका ऑटो बैलेंसिंग स्कूटर लाइगर मोबिलिटी का यहाँ पर ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया है। मैं ताबिश हुसैन, ऑटो एक्सपो से NDTV इंडिया के लिए।